Hello students, myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम अपने पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हम पिछले 3 लेक्चर से पढ़ रहे हैं उसके अगले टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, अर्थात लौह चुंबकत्व और विपरीत लौह चुंबकत्व। हमने 2 तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर पहले पढ़े हैं, डायामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म, यानी कि प्रतिचुंबकीयता और अनुचुंबकीयता। लेकिन इसके अलावा भी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स में, कॉम्प्लेक्सेस में 2 तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर या चुंबकीय प्रवृत्तियाँ, चुंबकीय व्यवहार देखने को मिलते हैं। In addition to paramagnetic and diamagnetic substance, we also consider ferro and anti-ferromagnetic substance। जैसा मैंने आपसे अभी बताया कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अलावा हम 2 तरह के चुंबकीय व्यवहार, लौह चुंबकत्व और विपरीत लौह चुंबकत्व भी पदार्थों में देखते हैं। These substances show dependence on both temperature and field strength। इन पदार्थों पर ताप का और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर, दोनों पर इनका निर्भरता होती है। एंड देयर मेन फीचर कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ क्यूरी और क्यूरी-वीज लॉ। इन्हें समझने के लिए हमें क्यूरी और क्यूरी-वीज नियम समझना ज़रूरी है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। हमने चुंबकीय प्रवृत्ति काफ़ी विस्तार से पढ़ी है और हम ये जानते हैं कि वो ताप पर निर्भर करती है। पियरे क्यूरी शोड दैट पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वेरी इनवर्सली विद टेम्परेचर एंड फॉलो द बिहेवियर एज शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। पियरे क्यूरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि अनुचुंबकीय प्रवृत्ति, अगर ताप के साथ हम उसकी रिलेशनशिप देखें तो हम ये पाते हैं कि वो ताप के इन्वर्सली होती है या उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। और उसके लिए हमारे पास जो पियरे क्यूरी ने एक इक्वेशन दी, उस इक्वेशन को हम किस तरह से लिखते हैं, काई एम इक्वल्स टू सी अपॉन टी, या अगर हम इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की टर्म्स में लिखें तो T इज़ इक्वल टू सी अपॉन काई एम। यहाँ T क्या है, परमताप है। C इज़ अ कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस, जिसे क्यूरी कांस्टेंट भी कहते हैं। और इस इक्वेशन को कहा गया क्यूरी लॉ या क्यूरी का नियम। Thus, if we plot chi m against absolute temperature, a parabolic curve is obtained. And if we plot reciprocal of chi m, that is 1 upon chi m, at different temperatures against absolute temperature, a straight line with slope c is obtained. This curve should pass through the origin. क्यूरी के नियम के अनुसार यदि चुंबकीय प्रवृत्ति को परम ताप के साथ प्लॉट किया जाए या उसका ग्राफ खींचा जाए तो हमें एक पैराबोला या एक कर्व मिलता है। और यदि हम उसके व्युत्क्रम को परम ताप के विरुद्ध आलेखित करें तो हमें एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जिसका ढलान या स्लोप c के बराबर होता है। ये जो दोनों ग्राफ हैं वो आपको इस स्लाइड से क्लियर होंगे। 2 ग्राफ में पहला जो ग्राफ है वो है काई एम वर्सेस टी का, यानी कि काई एम को हमने परम ताप के साथ आलेखित किया है। और जो दूसरा ग्राफ है वो ससेप्टिबिलिटी या चुंबकीय प्रवृत्ति के व्युत्क्रम का है, ताप के अगेंस्ट। इन दोनों में देख रहे हैं, एक में हमें एक पैराबोला मिल रहा है और एक में हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है या एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। लेकिन जो पदार्थ क्यूरी के नियम का पालन नहीं करते उनके वक्र की जो सीधी रेखा होती है वो मूल से या ओरिजिन से नहीं गुजरती, बल्कि टी एक्सिस को 0 डिग्री केल्विन से ऊपर अथवा नीचे से काटती है। और ऐसे पदार्थों पर क्यूरी लॉ लागू नहीं होता, बल्कि क्यूरी-वीज नियम लागू होता है।
देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट इन मैनी केसेस द लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन लाइन। जैसे हमने अभी कहा कि बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिलता है कि ये जो सीधी रेखा है वो मूल को नहीं काटती। इट कट्स द टेम्परेचर एक्सिस आइदर बिलो और अबव 0 डिग्री केल्विन। और यहाँ हम क्यूरी के लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, काई एम इक्वल्स टू सी अपॉन टी माइनस थीटा। हेयर थीटा इज़ द टेम्परेचर एट विच लाइन कट्स द टी एक्सिस। यहाँ थीटा क्या है, वो ताप है जिस पर लाइन टी एक्सिस को काटेगी। दिस मॉडिफाइड इक्वेशन इज कॉल्ड Curie-Weiss law and theta is known as Weiss constant। यहाँ थीटा Weiss constant है और इस इक्वेशन को कहते हैं Curie-Weiss नियम। The Weiss constant takes into account the intermolecular interaction। ये जो Weiss का स्थिरांक है ये अंतराण्विक अंतर क्रिया से प्राप्त होता है। और अब इक्वेशन का जो एक नया रूप हमें मिलता है जिससे हम मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या है, म्यू इक्वल्स टू 2.828 रूट काई एम टी माइनस थीटा। ये एक छोटा सा इसका डायग्रामेटिकल एक चित्र है जिसमें क्यूरी और क्यूरी-वीज लॉ हम दोनों को देखते हैं। इसमें आप देखिए नियम काई एम इक्वल्स टू क्यूरी-वीज लॉ जो है वो है सी अपॉन टी माइनस थीटा। और ये हमें कब मिला है, जब हमने मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी या चुंबकीय प्रवृत्ति के व्युत्क्रम को टी के सापेक्ष आलेखित किया है। यहाँ जो लाल लाइन देख रहे हैं आप, रेड लाइन जो है वो तो ओरिजिन को काट रही है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास दो और रेखाएं हैं टी अक्ष पर। एक नीले रंग से हमने प्रस्तुत की है और दूसरी हमारे पास हरे रंग की है। जो हरे रंग की लाइन है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक यौगिकों के लिए होती है या विपरीत फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स के लिए होती है और ये जो क्यूरी-वीज नियम का पालन करते हैं। तथा जो नीली लाइन है वो फेरोमैग्नेटिक या लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए लाइन है जो क्यूरी-वीज नियम का पालन करते हैं। इसके अलावा हम एक चीज़ और बता सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ के लिए थीटा का मान धनात्मक है, अर्थात वक्र रेखा 0 डिग्री केल्विन से ऊपर काट रही है, तो पदार्थ फेरोमैग्नेटिक होता है, जैसा हमने अभी कहा। और यदि यह रेखा 0 डिग्री केल्विन से नीचे काटती है तो थीटा का मान ऋणात्मक हो जाता है और ऐसे पदार्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक या विपरीत लौह चुंबकीय होते हैं। इस एक ग्राफ में हमने इन चारों चुंबकीय प्रवृत्तियों को दिखलाया है। इसमें अलग अलग रंग से जो आप लाइंस देख रहे हैं वो 4 तरह के चुंबकीय व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं। जो लाल रेखा है वो सिंपल अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिज्म के लिए है, जब हम चुंबकीय प्रवृत्ति को ताप के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं या उसका ग्राफ खींचते हैं। जो हल्के हरे रंग की लाइन है वो फेरोमैग्नेटिक है या जिसे हम लौह चुंबकीय कहते हैं। बीच में जो एक कर्व देख रहे हैं आप वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का है और जो हल्के हरे रंग की लाइन नीचे देख रहे हैं वो डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए प्राप्त होती है। तो इन चारों व्यवहारों से हम ये कंसोलिडेट या एक समरी हमें मिलती है कि चुंबकीय व्यवहार 4 तरह का होता है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। तो इलेक्ट्रॉन्स के अयुग्मित होने के या उनके प्राप्ति के गुण के आधार पर समझाए जा सकते हैं, जबकि फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक यानी कि लौह चुंबकत्व और विपरीत लौह चुंबकत्व को हम चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप के ऊपर निर्भरता के आधार पर समझा सकते हैं। The inspection of curves shows that there is some discontinuity in the curve at the temperature। ये जो ऊपर हमने अभी स्लाइड में कर्व देखे हैं ये सब ताप पर आधारित हैं एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर और इस ताप को कहा जाता है क्यूरी ताप, जिसे हम Tc से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अबव दिस टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस
follow the Curie-Weiss law and exhibit simple paramagnetism। जैसा हमने अभी बताया कि इस ताप के ऊपर जितने भी लौह चुंबकीय पदार्थ हैं वो सब क्यूरी-वीज नियम का पालन करते हैं। और एंटी फेरोमैग्नेटिक या विपरीत लौह चुंबकीय पदार्थ Tn जिसे हम प्रदर्शित करते हैं उसे नील टेम्परेचर कहते हैं। और इस ताप के ऊपर सभी पदार्थ विपरीत लौह चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये एक छोटा सा पैरेलल अलाइनमेंट हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को समझने के लिए यहाँ पर रखा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स में पैरेलल अलाइनमेंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन समानांतर होती है और इससे एक नेट मैग्नेटाइजेशन या एक कुल चुंबकत्व मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में भी हमें प्राप्त होता है। और इस तरह का व्यवहार हमें किस में देखने को मिलता है? ज़्यादातर आयरन, निकल, कोबाल्ट और बहुत सारे इनके जो अलॉयज़ हैं उनमें हमें ये लौह चुंबकीय या लौह चुंबकत्व व्यवहार देखने को मिलता है। इस तरह के पदार्थों में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दो खास विशेषताएं होती हैं। पहली, इनमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है, यानी कि इसमें तात्क्षणिक चुंबकत्व उपस्थित होता है। और दूसरा, मैग्नेटिक ऑर्डरिंग टेम्परेचर होता है। ताप के साथ इनकी चुंबकीयता या इनका चुंबकत्व प्रभावित होता है या उसके अनुसार होता है। इस डायग्राम में हम चारों तरह के चुंबकत्व को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ जो एरोज़ हैं वो आप देखेंगे कि चारों ही डायग्राम्स में, चार जो हमने अलग अलग ब्लॉक्स में इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट दिखाया है, स्पिन्स का अलाइनमेंट दिखाया है, उससे हमें इन व्यवहार को समझने में काफ़ी आसानी होगी। पहले आप देखिए पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय पदार्थ, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन आप देख रहे हैं वो बहुत रैंडम है, चारों तरफ से बिखरा हुआ है, कोई किसी दिशा में है और कोई किसी दिशा में है। इसके बराबर में हम फेरोमैग्नेटिक या लौह चुंबकीय पदार्थों में ये व्यवस्था देख रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि सभी का जो अलाइनमेंट है, जो सभी का स्पिन है, वो एक ही दिशा में हमें दिखाई पड़ रही है। और इससे स्थायी चुंबकत्व जो प्राप्त होता है वो हम लौह चुंबकीय पदार्थों में देखते हैं, यानी कि समस्त चक्रण एक समानांतर दिशा में हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद जो तीसरा हम फिगर देख रहे हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक या विपरीत फेरो चुंबकत्व का, इनमें दो पड़ोसी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण समानांतरित होने के स्थान पर विपरीत होता जाता है। और इस तरह के क्रिस्टल्स में हम कहें तो कुल मिलाकर चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक निश्चित ताप पर, ये जो कि नील टेम्परेचर कहलाता है, वहाँ हमें ये एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर या विपरीत लौह चुंबकत्व देखने को मिलता है। और जो सबसे आखिरी है वो है फेरीमैग्नेटिक या फेरी चुंबकत्व। ये मैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के बीच की स्थिति है, यानी कि लौह चुंबकीय और विपरीत लौह चुंबकीय के मध्य एक और स्थिति होती है जिसे हम फेरी चुंबकत्व कहते हैं। इसमें विपरीत चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को कुछ सीमा तक तो नष्ट कर देते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं करते। कुल मिलाकर इनका चुंबकीय आघूर्ण होता है, पाया जाता है। और ये हम इन चारों से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उनमें अधिकांश तत्वों में अनुचुंबकत्व पाया जाता है और कुछ कंपाउंड्स में, कुछ परमाणुओं में फेरोमैग्नेटिज्म या लौह चुंबकत्व पाया जा सकता है। जो हमने अभी बात की कि एंटी फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जैसा हमने अभी ऊपर डायग्राम में भी देखा कि जिसमें चुंबकीय आघूर्ण में पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में स्पिन होती है और एक अनइक्वल नंबर होता है, जिससे कि हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट या कुल चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। इसमें एक छोटी सी चीज़ हम चाहें तो आगे जोड़ सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में अनुचुंबकत्व के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। और किसी पदार्थ में यदि लौह चुंबकत्व हो तो उसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के अलावा क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज़
कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का अंतर परिवर्तन या एक्सचेंज इंटीग्रल होना ज़रूरी है। इसके अलावा परमाणु बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर भी नहीं होने चाहिए, उनका जो एनर्जी बैंड है वो भी सकरा होना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें यदि किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होंगी तो वो किस में बदल जाएगा, लौह चुंबकत्व में या फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स में बदल जाएगा। सो आज के इस टॉपिक में हमने दो तरह के बिहेवियर, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, इसके अलावा एक फेरीमैग्नेटिज्म तथा क्यूरी और क्यूरी-वीज लॉ के बारे में बात की। नेक्स्ट रन पे हम कुछ एप्लीकेशंस और इसमें कंटिन्यू करेंगे एंड टिल देन थैंक्स।